Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of April 2019. तो 13 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज होंग्यून प्रोजेक्ट. होंग्यून प्रोजेक्ट क्या है, किस कंट्री का है, आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट. तो वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज nomadic elephant is a joint exercise between India and which of the following which other country. Okay, फॉलोइंग नहीं है लेकिन आपको बताना है कौन सी दूसरी कंट्री के साथ मिलकर इंडिया नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज करता है. तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ टू गेट द पीडीएफ यू कैन फाइंड द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. तो आप वहां जाके पीडीएफ ले सकते हैं. टुडे आई विल बी अपलोडिंग द नवंबर दिसंबर पीडीएफ एज वेल. तो नवंबर दिसंबर का मैंने प्रिपेयर कर लिया मैटर. आई हैव इंक्लूडेड क्वेश्चंस एज वेल, आर्टिकल्स एज वेल, एंड काफ़ी प्रिसाइज मैटर में आपको मिल जाएगा इस बार. मतलब कि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है. बहुत अच्छे तरीके से मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने उस पीडीएफ को बनाया. तो यू कैन सी दैट पीडीएफ एज वेल. टुडे दैट विल बी अपलोडेड. Let's start with the news analysis part. The first news is who bought the electoral bonds. This is what Supreme Court is asking the parties. तो गवर्नमेंट ने जैसे बोला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जानने की ज़रूरत नहीं कि किसने खरीदा, किसके लिए खरीदा. तो सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा है कि दैट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है. एंड आप सबको पता है जैसे कि जो इलेक्शंस मैंने कल भी बताया था कि लोगों के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है कि इलेक्शंस हो रहे हैं इस कंट्री में. इट इज़ द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री दैट इज़ अलाउड द कंट्री टू हैव इलेक्शंस. ओके, एंड उसके लिए यही सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दैट यू हैव टू टेल दैट हु बॉट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. किसने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है they passed an interim order directing political parties to provide complete information to the election commission in sealed covers on every single donor and contribution received till date. तो सारे डोनर्स के रिगार्डिंग एक सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज को टू द इलेक्शन कमीशन. दिस इज व्हाट हैज़ बीन गिवन बाय दी सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है. ओके, ना यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं. पहले मैं आपको ओवरऑल जस्ट देता हूँ. बेसिकली एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है इलेक्टोरल बॉन्ड. देखो इलेक्टोरल बॉन्ड कल कोई बोल रहा था कि सिंपल तरीके से समझाइए. सिंपल तरीके से क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड सिंपल से एक बॉन्ड है, एक प्रॉमिसरी नोट है. मतलब कि उसमें आप पैसे देते हैं, आप एक बॉन्ड खरीदते हैं और वो बॉन्ड आप जमा कर देते हैं दूसरे पार्टी के लिए, पार्टी के फेवर में. और जिस पार्टी के पास वो बॉन्ड होगा वो उतना अमाउंट ड्रॉ कर लेगा उस बैंक से, है ना. सिंपल सी बात है. तो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है, जो पैसे लेन देन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है. एंड वही चीज़ है, सिंपल सी बात है इसमें. और ये बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, इंडिया का सिटीजन, कोई भी इंडिया का सिटीजन हो या कोई एंटिटी जो कि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो. एनी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया या फिर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया कैन परचेज दिस बॉन्ड. दूसरी चीज़ ये कि ये बॉन्ड या तो वो सिंगल खरीद सकता है या फिर वो जॉइंटली किसी और दूसरे इंडिविजुअल के साथ भी खरीद सकता है. तो ये सारी चीज़ यही फैक्ट्स हैं कि दिस बॉन्ड कैन बी परचेज आइदर सिंगली और जॉइंटली बाय अदर इंडिविजुअल्स. तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है. फिर क्या क्या डिनोमिनेशंस में आ गया, तो 1000 का, 10,000 का, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक का डिनोमिनेशंस मिलता है. मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट तक का बॉन्ड आपको मिल जाएगा, प्रॉमिसरी इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा. इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई. अभी तक ये है कि इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई, ये आपको याद रखना है. फिर केवल वही पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल हैं जो कि एक तो रजिस्टर्ड हों, दे शुड बी रजिस्टर्ड. सेकंड थिंग कि दे शुड गेट एटलीस्ट मोर देन 1% वोट. 1% से ज़्यादा वोट उनको मिले हों आइदर इन लास्ट लोकसभा और इन द लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस. ओके, तो ये सारी यही पार्टीज हैं जो कि एलिजिबल रहेंगी. और 15 डेज तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो रहते हैं वैलिड रहते हैं. 15 डेज तक ये वैलिड रहते हैं. What is electoral bond? It is a bond issued in the nature of a promissory note which shall be a bearer banking instrument and shall not carry the name of buyer or the payee. तो buyer या payee का नाम उसमें नहीं होता है, bearer banking instrument के रूप में होता है. promissory note है, मतलब एक तरीके से वो promissory note है इलेक्टोरल बॉन्ड. और बाकी जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि 15 दिन तक वैलिड रहता है, कौन सी पार्टीज एलिजिबल हैं, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता. तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे अगर, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे. अब देखो इसमें एक पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट है. देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी. क्लॉज 8 जो है इस स्कीम के अंदर का, तो वो ये बोलता है कि जो बॉन्ड है वो केवल 10 दिनों तक के लिए अवेलेबल रहेंगे इन डिफरेंट मंथ्स. ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर. तो जनवरी,
अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 10-10 दिनों तक के लिए ये अवेलेबल रहेंगे बॉन्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर, ओके। जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर के 10-10 दिनों के लिए ही ये बॉन्ड्स अवेलेबल रहेंगे एंड यही कहलाता है इसकी पीरियोडिसिटी, ओके। एंड गवर्नमेंट ये अगर कोई और इसके अलावा कोई दिन ऐड होता है तो एडिशनल पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शंस, याद रखिएगा, इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शंस 30 दिन एक्स्ट्रा दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। आगे की तरफ अपन मूव करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्रैशेस टू अ 20 मंथ लो। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 20 महीने से, मतलब पहली बार ऐसा है जिसमें वो श्रिंक की है। इट हैज स्लोड इन फरवरी बाय 0.1% से स्लो डाउन हुई है, ओके। सो दैट इज द थिंग, ये आपको याद रखना है। और ये किसके थ्रू पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस है, ये पता चलता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू, ओके। तो आईआईपी का डेटा होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो बताता है कि यहाँ पे श्रिंक हुआ है कि ग्रोथ हुई, ओके। सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। आगे के पेज में जब ये अपन उसमें पहुंचेंगे ना आपके बिजनेस पेज में, तो वहाँ पे एक सेपरेटली एक न्यूज़ आइटम और है, तो वहाँ पे मैं आईआईपी के बारे में डिस्कस कर दूंगा, ओके। और इन्फ्लेशन भी इस बार पता चला है कि इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। तो सीपीआई डेटा से पता चला है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है और आईआईपी में अपना वो डिक्रीज हुआ है, मतलब ग्रोथ हमारी कम हुई है। और कोई न्यूज़ आइटम इस पेज की तो नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। प्ली टू रिमूव डुअल कंट्रोल ऑफ असम राइफल्स, ओके। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज सॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम कैबिनेट सेक्रेटरी the government of India on a petition seeking directions to bring the Assam Rifles out of the dual control of Union में Home Ministry and Defense Ministry। तो असम राइफल्स अभी भी डुअल कंट्रोल के अंतर्गत आती है। असम राइफल्स के ऊपर दोनों का कंट्रोल है, बोथ कंट्रोल ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री एज वेल एज द डिफेंस मिनिस्ट्री। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी पैरामिलिट्री ऐसी है जिसके ऊपर डुअल कंट्रोल है होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री का, तो वो है असम राइफल्स। याद रखिएगा, असम राइफल्स को ऐसा बोला गया है असम राइफल्स के लिए कि डुअल कंट्रोल इससे हटाना है। और अभी इसके ऊपर होम मिनिस्ट्री का भी कंट्रोल है, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी कंट्रोल है, और अब ये प्ली ये हुई है कि इसको सिंगल कंट्रोल में आप लाओ, जब बाकी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। असम राइफल्स के बारे में आपको पता है, इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, फाउंडेड इन 1835, 1835 में बनी थी, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की। हेडक्वार्टर इसका शिलोंग में है एंड इट गार्ड्स द इंडो म्यांमार बॉर्डर, ओके। इट्स गार्ड्स द इंडो म्यांमार बॉर्डर। अब यहाँ पे एक नाम लिखा है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है? दिस कैन बी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपका इस साल यूपीएससी पूछ सकता है कि हु हेड्स द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। याद रखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कर देंगे, आंसर गलत होगा, वो आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर, ओके। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन हेड करता है? उसको कौन हेड करता है? उसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री है लेकिन डुअल कंट्रोल में आती है, 1835 में बनी थी, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री इन इंडिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखिए, आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। आगे की तरफ मूव करते हैं। Now display the information on 7 common antibiotics। तो CDSCO यानी CDSCO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है मैन्युफैक्चरर्स को कि आप एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट, सिम्टम्स सब कुछ बताएंगे आप अपनी मेडिसिन में। तो यू हैव टू टेल द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स एज वेल। नाम देखो लिखा हुआ है, सेफोक्टाजीन, ऑफ्लोक्सासिन, सेफिक्सिमीन। ये तो नाम इतने कठिन है दवाइयों के, लेते ही नहीं बन रहे। क्वेटियापीन, सल्फा सलाजीन, सोडियम वेल्प्रोएट। तो ये सारी अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं। यार आप लोग पढ़ लेना इसको, है ना, बहुत टाइम है नहीं तो मैं 1 घंटे दे दूँ तो मैं भी पढ़ सकता हूँ 1-2 घंटे में ये नाम, लेकिन वैसे आपको पढ़ लीजिएगा। ये इनके एंटीबायोटिक्स के नाम बताने ज़रूरी है, इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें CDSCO ने बोला है, ओके। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड CDSCO के बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। CDSCO के बारे में बता देता हूँ। CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में आता है।
डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज में आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज सकते हैं, दवाइयों का है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये फंक्शन किसके अंतर्गत करता है? ये फंक्शन करता है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत ये फंक्शन करता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। ओके, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नई ड्रग्स को अप्रूव करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए, और लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स, तो किस स्टैंडर्ड्स पर ड्रग्स बनेगी उनके लिए, कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स इन द कंट्री। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये मेक श्योर करता है आपका CDSCO। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। वेट, आगे कौन सी न्यूज़ ही नहीं है क्या? ओके, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। तो नॉट हाफ डन, दिस इज द एडिटोरियल दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये लोकसभा इलेक्शंस के फेज़ 1 के उस ऊपर है, जो कि अभी 11 अप्रैल को कंडक्ट हुआ। 11 अप्रैल को फर्स्ट फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट हुआ, और उसमें बहुत सारी समस्याएं थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फेस करनी पड़ी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी समस्याएं फेस की। पहला कि जैसे उसमें यूज़ ऑफ कैश, लिकर, ड्रग्स एंड अदर आइटम्स टू इन्फ्लुएंस द वोटर बिहेवियर, ये चीज़ें चली जो कि फर्स्ट थिंग थी जो कि फेस करनी पड़ी। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि क्या क्या समस्याएं हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसमें आप ये चीज़ ज़रूर डालिएगा कि यूज़ ऑफ लिकर, यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर का यूज़ करके वोटर बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट बायस्ड मूव्स बाय सेंट्रल एजेंसीज सच एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टारगेटिंग ओनली द अपोजिशन लीडर्स। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो रहती हैं वो अपोजिशन की पार्टीज़ के मेंबर्स को हरास करती हैं, अपोजिशन की पार्टीज़ के मेंबर्स को हरास करती है, उनकी इमेज को टेंट करने की कोशिश की जाती है, तो है ना। तो ये दूसरी चीज़ थी जो कि फेस करनी पड़ी। तीसरी चीज़ की अपील टू वोट इन द नेम ऑफ सोल्जर्स। अब देखो नई चीज़ कंट्री में हमको देखने को मिली कि बोल रहे हैं वोट करो तो सैनिकों के नाम पे करो। भाई वोट करो तो सैनिकों के नाम पे वोट करो, ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप अल्ट्रा नेशनलिज्म वाली बात नहीं होती, हाइपर नेशनलिज्म कंट्री में सिपाहियों के नाम पे, सैनिकों के नाम पे, ठीक है, हम सब उतनी ही इज्जत करते हैं, बट वोटिंग बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सैनिकों के नाम पे वोट करो। सिर्फ और सिर्फ इनके जो वोटिंग पैटर्न होता है वो आपकी लोकल प्रॉब्लम्स को देख के आप करेंगे, है ना। अगर आप वोट करेंगे तो आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सेलेक्ट करें। अब आप देखो, आप ही कंस्टिट्यूएंसी से कोई सैनिक या कोई आर्म फोर्स का बंदा तो नहीं चुनाव लड़ रहा है, वहाँ चुनाव लड़ रहा है कोई ऐसा XYZ इस तरह के इंसान जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस से अटैच्ड हैं, जो किसी न किसी कभी उन्होंने चोरी की है, करप्शन केसेस किए हुए हैं, और आप बोल रहे हो कि उनको वोट करो तो सैनिकों के नाम पे वोट करो, तो वोट सैनिकों को तो नहीं जा रहा है। तो ये सारी फर्जी अपीलें हैं, इनको बिल्कुल मत सुनिएगा। ओके, हाइपर नेशनलिज्म होना बहुत गलत है, इस तरीके का हाइपर नेशनलिज्म, है ना। तो बनिए, ठीक है, नेशनलिस्ट बनिए, पैट्रियोटिक रहिए, कंट्री की रिस्पेक्ट करिए, आर्म फोर्सेस की रिस्पेक्ट करिए, पर वोट प्लीज़ आर्म फोर्सेस के नाम पे मत दीजिएगा, वोट आप अपने स्वविवेक से दीजिएगा, है ना। तो ये सारी अपील्स को देख लेते रहिएगा। देन फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू अर्जेंटली रिस्पॉन्ड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस। तो बहुत बार केसेस ऐसे भी देखे गए कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन तो हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्ड सही से नहीं किया या प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली, है ना। मैसेज फ्रॉम द मार्टियर्स ऑफ जलियांवाला बाग, दिस इज द सेकंड आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये यहाँ पे बेसिकली जलियांवाला बाग के ऊपर पहले बताया गया कि रेजिनाल्ड डायर जो था उसने किस तरीके से गोली चलवा दी, और 13 अप्रैल 1919 को ये हादसा हुआ। आज 100 साल पूरे हो गए हैं। इसमें अगर अपन ऑफिशियल फिगर्स को देखें तो 379 आइडेंटिफाइड डेथ्स थी और 1100 वुंडेड बताया गया था इसके बाद। अब ऑथर ने बहुत अच्छी चीज़ एक बोली, ऑथर हैज़ गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एरोगेंस ऑफ पावर that is the most dangerous for any society. It is the arrogance of power that is most dangerous for any society, be it colonial, post-colonial or any other society. आपके पास पावर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ यू हैव दैट एरोगेंस ऑफ पावर देन दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी। एरोगेंस ऑफ पावर इज डेट्रीमेंटल फॉर द सोसाइटी। ऐसा हर सोसाइटी में वैलिड है, आज भी वैलिड है ना। और दूसरी चीज़ ये भी आपको याद रखनी है कि
इसमें जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड हुआ इस तरीके से, जब ये ट्रेजेडी हुई, उस समय जो सर की उपाधि थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले लौटाई थी। तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर उनके सामने लगता था, उनके नाम के आगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ही हैज़ गिवन बैक दैट अवार्ड, दैट स्पेशल डिस्टिंक्शन, सर की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। एक CBSE बोर्ड में जिन्होंने पढ़ाई की उसमें एक चैप्टर भी था सर की उपाधि लौटा दी, है ना। तो ये चैप्टर भी है सर की उपाधि लौटा दी, ये उसी के लिए है कि ही हैज़ गिवन बैक दैट टाइटल, सर ही हैज़ रिटर्न दैट टाइटल बैक। एंड उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये भी आपको याद रखना कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सीइंग द डार्कनेस इट इज़ रिगार्डिंग द फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल। तो मैंने आपको बताया था कि इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के थ्रू पहली इमेज मिली है। किसकी इमेज मिली है? आपको इमेज मिली है ब्लैक होल की। तो ओके, तो ब्लैक होल की इमेज मिली है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, काफ़ी बड़ा फिनोमिना है अपने आप में ये। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपने वो फोटो देखी है तो उसमें आउटसाइड द रीजन ऑफ ब्लैक होल क्या होता है, देयर इज अ फोटोन लाइट। ओके, देखो ये चीज़ है, जस्ट आउटसाइड is a region where a photon light quantum can orbit the black hole without falling into it। तो आपने फोटो में भी देखा होगा कि एक फोटोन रिंग टाइप की आपको दिख रही होगी, फोटोन रिंग दिख रही होगी उस ब्लैक होल के सराउंडिंग। ओके, वो जो फोटोन रिंग होती है बेसिकली वो अंदर ट्रैप में नहीं फंसती है ब्लैक होल के, वो उसके बाहर रोटेट करती रहती है और उसको बोलते हैं द लास्ट फोटोन रिंग। याद रखिएगा, जो फोटोन रिंग सराउंड करती है ब्लैक होल को वो कहलाती है द लास्ट फोटोन रिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, द लास्ट फोटोन रिंग जस्ट आउटसाइड द रीजन, यहाँ पे याद रखिएगा, है ना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट थे ये प्रिडिक्ट किए गए थे बाय एल्बर्ट आइंस्टीन एज वेल। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी 100 साल पहले भी ये चीज़ प्रिडिक्ट कर दी थी। एंड ब्लैक होल क्या होता है बेसिकली, ब्लैक होल इज द एंड ऑफ एक स्टार का जो एंड होता है उसके बाद वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, बहुत हाई ग्रेविटी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है और उस ग्रेविटी से फिर लाइट भी पास नहीं हो सकती। दैट ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है वो कि लाइट भी वहाँ से पास नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ वहाँ इंटर करती है उसको स्केप नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। तो वही है ब्लैक होल। एंड ब्लैक होल से अपने को भी क्यों खतरा नहीं है, बिकॉज ये इतनी दूर होते हैं कि ह्यूमंस डू नॉट हैव द पावर टू स्केल दैट मच डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस स्केल बैक करने की हमारी वो नहीं है हमारे अंदर क्षमता नहीं है ना। तो दिस इज द थिंग। अ ग्रिम फ्यूचर इन इसराइल, बेसिकली इसराइल के ऊपर लिखा गया आर्टिकल है। इसराइल की में इलेक्शन हो रहे हैं एंड इट इज़ फॉर द 5th टाइम जब नेतन्याहू बनेंगे, आई होप द प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा। एंड इसके लिए ऑथर ने कहा कि यूएसए का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यूएसए ने बहुत चीज़ें की। फॉर एग्जांपल यूएसए ने बोला कि जेरूसलेम को एक प्रॉपर कैपिटल माना, इसराइल की कैपिटल माना जेरूसलेम को। दूसरी चीज़ क्या हुई कि गोलन हाइट्स पे उनके अधिकार को भी एक्सेप्ट किया गया, गोलन हाइट में, है ना। फिर तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि उन्होंने टेल अवीव से जेरूसलेम अपनी एम्बेसी को ट्रांसफ़र कर लिया, दे ट्रांसफर्ड द एम्बेसी फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलेम। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने की। तो वही सारी चीज़ें कि डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है इन रिकॉग्नाइजिंग नेतन्याहूज रोल और रिकॉग्नाइजिंग इजराइल्स रोल, एंड पैलेस्टीन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि इंडिया को थोड़ा पैलेस्टीन का सपोर्ट करना चाहिए, है ना, ऐसे पैलेस्टीन को, क्योंकि हम हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं पैलेस्टीन से। देखो ये ऑथर का पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑथर का ओपिनियन है। आप सुनते रहिए सबके ओपिनियन, बस लास्ट में अपना एक प्रॉपर व्यू, बैलेंस्ड व्यू बना के रखिएगा, है ना। बैलेंस्ड व्यू क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि बैलेंस्ड व्यू की ही ज़रूरत है आपको अगर मार्क्स चाहिए तो, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ आर्मी वेटरन्स अपसेट विद द पॉलिटिसाइजेशन। अब जैसा कि मैंने बताया कि अभी रिसेंटली देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई कि आप आर्मी के नाम पे वोट मांग रहे हो, आप आर्मी के नाम पे उसको इनकैश करने की कोशिश कर रहे हो, बेसिकली दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अब आपको अगर ये लग रहा है कि इंडिया ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की है अभी या पिछले साल, तो वो बिल्कुल गलत है। इंडिया, देखो हर कंट्री में सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रहती है, बट उसका डाटा इस तरह से ओपनली नहीं बताया जाता है। बात ये रहती है कि अगर आप किसी आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या ये पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक होता, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हर गवर्नमेंट में हर टाइम में होती रहती है, बट वो डाटा इस तरीके से रिलीज़ नहीं किया जाता है, उसका पॉलिटिसाइजेशन बेसिकली नहीं किया जाता है। अभी का जो ट्रेंड ये है कि उसका पॉलिटिसाइजेशन शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि जब पहली बार ये आफ्टर द उरी अटैक जब हुआ था ये सर्जिकल स्ट्राइक, तो भी जनरल ने ही, जो आर्मी के जनरल थे, उन्होंने ही ये चीज़ बोली थी कि प्लीज़ स्टॉप द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस इवेंट। इस चीज़ का पॉलिटिसाइजेशन करना बंद करिए, इसको रोज़ रोज़ इस तरीके को इसको इनकैश करने की कोशिश करना बंद करिए, है ना। तो अब जो चीज़ें हैं वो आर्मी
को इनकैश करने की कोशिश की जा रही है फॉर द पॉलिटिकल गेन्स, और वो चीज़ बहुत गलत है। वही चीज़ के रिगार्डिंग अभी 150 वेटरन्स हैं जिन्होंने कि प्रेसिडेंट को लिखा है कि ये जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है आर्मी का वो बहुत गलत है। आर्म फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना। उनका यूज़ आप इलेक्शन में एटलीस्ट मत करो, आप उनको भी इलेक्शन का गेमिक बना के रख देते हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गेट रशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलेगा, एंड इस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रू द फर्स्ट। ओके, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रू द फर्स्ट। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है फॉर द बायलैटरल टाइज ऑफ इंडिया एंड रशिया, इसलिए रशिया ने बोला है कि वी विल बी गिविंग हिम द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रू द फर्स्ट। तो ये भी आपको याद ही रखना है ना, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। मलेशिया अप्रूव्स चाइनीज प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्राइस स्लैश्ड। तो देखो ये चाइना की बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था इस न्यूज़ आइटम से, ये चाइना का वन रोड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। मलेशिया बेटा उनके झांसे में आ गया है ना। मलेशिया, चाइना क्या करता है बेसिकली, चाइना की ये स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं द चाइनीज डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी। चाइनीज डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी क्या होता है बेसिकली, वो खूब सारा पैसा आपको बोलते हैं कि हम आपको देंगे, हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, और एक तरीके से वही ना एहसानों तले दबा देता है। चाइना क्या करता है इस तरह से, आपको चेक बुक डिप्लोमेसी बोलते हैं बेसिकली, जो टर्म है ऑफिशियल टर्म है इसके लिए वो है चेक बुक डिप्लोमेसी। तो चेक बुक डिप्लोमेसी का यूज़ काफ़ी करता है चाइना, और दूसरी कंट्रीज को डेट ट्रैप में ला देता है। जैसे कि श्रीलंका का अगर आप कंडीशन देखो तो इतना ज़्यादा लोन है चाइना का उनके ऊपर कि मतलब वो अगर चाहे तो अगर कपड़े और बर्तन भी साफ करें ना पूरे चाइनीज़ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और इन सब के, तो भी वो नहीं उभर पाएंगे। इसी तरह के सेम पाकिस्तान की भी हालत है, उन्होंने इतना लोन लिया है कि वो बिल्कुल सर से लेके पैर तक वो पूरा लोन में डूबे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब वही मलेशिया के साथ भी हो रहा था, तो मलेशिया ने पहले मना कर दिया इनके प्रोजेक्ट्स को क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो चाइना ने भी जो प्राइस उसको स्लैश किया 1/3 किया, तब जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया इस प्रोजेक्ट को। तो ये सारी न्यूज़ आइटम है, लेकिन इसको चेक बुक डिप्लोमेसी ये टर्म याद रखेगा, जो चाइनीज डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है उसको याद रखेगा, है ना। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्लाइन 20 मंथ लो, इन्फ्लेशन अप। तो इन्फ्लेशन किसके थ्रू पता चलता है, सीपीआई के थ्रू पता चलता है, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके थ्रू पता चलता है। और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो किसके थ्रू पता चलती है, वो आईआईपी के थ्रू पता चलती है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू पता चलती है। अब देखो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ये आप सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये 3 मेजर सेक्टर्स रहते हैं। और जो कोर इंडस्ट्रीज़ है उनका 40% रहता है, 40% के आसपास उनका शेयर रहता है कोर इंडस्ट्रीज़ का। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज़। उनके नाम आप मुझे बताएंगे कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, है ना। एंड इलेक्ट्रिसिटी का सिंगल लार्जेस्ट शेयर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा शेयर रहता है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और इसके अलावा आईआईपी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आईआईपी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। आईआईपी निकालता कौन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ निकालती है, मंथली बेसिस पे निकालती है। तो आईआईपी मंथली बेसिस पे निकलता है, और कौन निकालता है उसको, सीएसओ कैलकुलेट करती है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको कैलकुलेट करती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और सीपीआई बढ़ गया, यानी कि जो कोर आपका इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है अभी। और आपका जो आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है वो डिक्रीज हुई है 0.1% से। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआर ग्रुप का जो एक्विजिशन था आर्सेलर मित्तल द्वारा, उसकी पेमेंट को रोक दिया है। और एनसीएलटी के बारे में आपको पता ही है कि एनसीएलटी मैंने आपको बताया था, कंपनीज एक्ट के 408 सेक्शन में एनसीएलटी बना है 2013 के कंपनीज एक्ट में, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में आ गया है 2016 से। और जस्टिस इरादी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था एनसीएलटी के लिए। कौन सी कमेटी थी, जस्टिस इरादी कमेटी थी। और एक एनसीएलटी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। दूसरी चीज़ आपको याद रखें कि इसकी जो अपीलेट बॉडी है उसको हम एनसीएलएटी बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी बोलते हैं। और ये इंसॉल्वेंसी केसेस देखते हैं कंपनीज़ के, और अगर इंडिविजुअल्स के इंसॉल्वेंसी केसेस हैं तो उनको कौन देखेगा, उसको डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देखेगी। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे की तरफ मूव करते हैं। एन ओड टू मार्टियर्स ऑफ जलियांवाला बाग, ओके। अब एक ओड टू मार्टियर्स ऑफ जलियांवाला बाग में एक पोयम के बारे में बताया गया जिसका नाम है खूनी वैसाखी।
खूनी बैसाखी इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड इसको लॉन्च करेंगे जो उनके राइटर हैं उनके ग्रैंडसन लॉन्च करेंगे। तो खूनी बैसाखी के बारे में बताते हो, बेसिकली इट वाज रिटन बाय लेट नानक सिंह। इसको नानक सिंह ने लिखा था, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। खूनी बैसाखी किसने लिखी है? नानक सिंह ने लिखी है। और उनके जो ग्रैंडसन है नवदीप सूरी, हु इज़ इंडियाज एम्बेसडर टू यूएई, इंडिया के एम्बेसडर हैं टू द यूएई, नवदीप सूरी, वो इसको रिलीज करेंगे। ओके, इसको बैन कर दिया गया था बेसिकली खूनी बैसाखी को, और कन्फिस्केट कर दिया गया था इन 1923 1923 में इस पोएम को कन्फिस्केट कर दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है। और आपको राउलेट एक्ट के बारे में ज़रूर पता होगा। राउलेट एक्ट क्या था? बेसिकली किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी वारंट, और 2 साल तक के लिए। राउलेट एक्ट में कितने साल तक के लिए अरेस्ट कर सकते हैं आप? 2 साल तक के लिए आप अरेस्ट कर सकते थे, ये भी याद रखिएगा। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट टाइप दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट। और उसमें याद रखिएगा सिडनी रॉलेट ने ये एक्ट लाया था। सिडनी रॉलेट हु वाज द ऑथर ऑफ द रॉलेट एक्ट, और सिडनी रॉलेट को उसके लिए नाइटहुड मिला था। इस रॉलेट एक्ट के लिए नाइटहुड दिया गया था। एंड ये भी याद रखिएगा फैक्ट। नानक सिंह ने लिखा था खूनी बैसाखी, ये भी याद रखिएगा। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।